हेलो फ्रेंड, और ये क्रिमिनोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैं आपको ले आया हूँ। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में, उसके सेक्शन के बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम होगा जेजे एक्ट काफ़ी, अब चूंकि ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पीनल एक्ट है जुवेनाइल्स के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंट आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 42% चिल्ड्रन है, मतलब टोटल पॉपुलेशन के 42% लगभग चिल्ड्रन है। यानी 42% ऐसी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आईपीसी लागू, यानी इंडियन पीनल कोड आपका, जिसको इतना इम्पोर्टेंट सब लॉ माना जाता है, वो लागू नहीं होता। हाँ, अगर उनके ऊपर क्राइम होगा तब तो वो लागू हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली क्राइम में इन्वॉल्व है कोई बच्चा जुवेनाइल, तो उसके ऊपर वो लागू नहीं होगा, उसके ऊपर जेजे एक्ट लागू होगा। तो इसलिए काफी ज्यादा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। इवन प्रैक्टिस में, अगर आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इसलिए जेजे एक्ट का ये बहुत ही छोटा एक्ट है और इसमें मात्र 112 सेक्शन यानी कि 112 सेक्शन है और 10 चैप्टर है। तो इसको पढ़ना आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज ला रहा हूं। और ये क्रिमिनोलॉजी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉफिट करेगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच डेट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स। तो ये डेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आजकल पूछा जा रहा है। तो ये डेट है ऑन 15 जैन 2016। ये सेक्शन 1 में दिया भी हुआ है उसमें। ऑन विच डेट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये देखिए, गजट में ये जब पब्लिश हुआ तब ये इन्फोर्स हुआ और उसकी डेट थी 15 जनवरी 2016। लेकिन पार्लियामेंट से पास होके, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होके, ये 31, ये गलत हो गया है, ये 31 नहीं, जनवरी नहीं होगा, यहाँ दिसंबर होगा, इन्होंने गलत लिख दिया। 31 दिसंबर 2015 को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंट्रोडक्शन में दिया गया हुआ है उसके, जिसको प्रियम्बल या आप लॉन्ग टाइटल भी बोलते हैं। हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो कितना, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 10 चैप्टर एंड 112 सेक्शन। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो आप लोगों को मालूम है कि ये तब के लिए प्रूफ था जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, लेकिन अब ये स्पेशल स्टेटस ले लिया गया है। ये स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, तो अब ये क्वेश्चंस का कोई रेलिवेंट नहीं रह गया है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ है। Immediately before coming into force the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, India which act was enforceable। तो मतलब इसके पहले कौन एक्ट था, ये कह रहा है, ये इंट्रोडक्शन में दिया भी गया है कि इसको रिप्लेस कर रहा है। तो वो था जेजे एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इसको इसने रिप्लेस किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अबेंडेंड चाइल्ड। अबेंडेंड चाइल्ड किसको कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपकी जानते हैं, इंटरप्रिटेटिव क्लॉज यानी इंटरप्रिटेटिव सेक्शन 2 में दिया गया है अलग अलग ढंग से, और सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि अबेंडेंड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियन हु हैड बीन डिक्लेयर और अबेंडेंड बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है ये जेजे एक्ट के बारे में, इसके बारे में भी आगे आएगा। हालांकि हम जब इसका फुल फ्लेज लेक्चर्स देखेंगे तो हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में।
आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। देखिए ये इतना इंटरप्रिटेटिव क्लॉज जो है इसका, मतलब सेक्शन जो है इसका, वो इतना छोटा अबेंडेंट चाइल्ड की डिफिनीशन नहीं किया है, यहाँ आपको एब्रिज करके डिफिनीशन दी गई हुई है। अंडर दिस एक्ट व्हाट इज द मीन बाय एडॉप्शन। एडॉप्शन किसे कहेंगे? देखिए जेजे एक्ट 3 चीज मेनली बताता है। एक तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बारे में, यानी कि जो चिल्ड्रन ऐसे अप्रीहेंड किए गए हैं जिनके ऊपर एलिज्ड है कि उन लोगों ने लॉ के अगेंस्ट गए। सेकेंड, चिल्ड्रन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें आपके अबेंडेंट चाइल्ड आ जाते हैं, मतलब जो चाइल्ड प्रोन है कि वो फ्यूचर में जाए, क्योंकि जेजे एक्ट बहुत ही रिफॉर्मेटिव एक्ट है, वो केवल प्रिवेंट या पिनिटिव नहीं है, वो प्रिवेंटिव एक्ट भी है, और वो रिफॉर्मेशन के साथ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के साथ प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। तो जो लड़के प्रोन है कि दे मे कमिट अ क्राइम इन फ्यूचर, तो उनको प्रिवेंट भी करने की ये व्यवस्था करता है, यानी कि वो चाइल्ड इन केयर एंड नीड एंड प्रोटेक्शन के बारे में भी वो एक प्रोविजन करता है। तो जैसे कोई चाइल्ड अबेंडेंड है, वो फ्यूचर में हो सकता है कि रॉग एलिमेंट के, सोसाइटी के रॉग एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में आके क्राइम कमिट करे, तो उसको एक स्पेशल होम में, एडॉप्टिव होम में ले आके उसको एडॉप्ट करा देते हैं किसी अच्छी फैमिली में, तो उसके फ्यूचर सुधर जाता है, देश का भी फ्यूचर सुधर जाता है। तो जो एडॉप्शन है वो भी इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया हुआ है जेजे एक्ट 2015 में। इतने डिटेल में ये 2000 में नहीं दिया गया था। तो एडॉप्शन का हम मीन समझते हैं। एडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच the adopted child is permanently separated from his biological parents and become the lawful child of his adoptive parents with all rights, privilege and responsibilities that are attached to the biological child। कहने का मतलब ये है कि एडॉप्शन का एक जनरल मीनिंग आप लोगों ने, अगर ये स्पेशल जो एक्ट होते हैं आपके मैरिज एक्ट या हिंदू का एडॉप्शन एक्ट, तो आप जानते होंगे कि एडॉप्शन के बाद जो उनकी जो बायोलॉजिकल फैमिली से पूरी तरह से रिलेशनशिप सेवर्ड हो जाता है और वो एडॉप्टिव फैमिली के पूरी तरह से मेंबर बन के उनके पास राइट, प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एडॉप्टिव फैमिली के ऊपर आ जाती है। ये ऐसा दिया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में। According to this act, what is the mean by administrator? तो administrator क्या है? Administrator means the district official not below the rank of deputy secretary to the state on whom the magisterial power have been conferred, यानी quasi judicial power भी डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट यानी एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहती है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 4। What is the definition of after care as per this act? तो आफ्टर केयर किसे कहते हैं? देखिए ये सारे क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको वन लाइनर फॉर्म में मैं आपके सामने लाया हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोग काफ़ी ध्यान से सुने। आफ्टर केयर का जो मतलब होता है वो होता है कि provision of support financial or otherwise to person who have completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 year and have left any institutional care to join the mainstream of the society। यानी कि अगर किसी एक पर्सन को, जुवेनाइल को कोई सज़ा होती है और वो इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ में वो 3 साल मैक्सिमम रह सकता है, 3 साल रहता है और उसके बाद वो 21 साल का नहीं हुआ है और वो बाहर गया है, तो वो देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। सोसाइटी उसके जो रॉग एलिमेंट है उसको मिसयूज कर सकते हैं, तो उसको फाइनेंशियल सर्विस देना जिससे वो इंडिपेंडेंट होके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना और भी काफ़ी सपोर्ट देना, इसी को कहते हैं आफ्टर केयर। ये दिया गया हुआ है आपके सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 में। अंडर दिस एक्ट विच पर्सन शैल बी कॉल्ड चाइल्ड। चाइल्ड किसे कहेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सेक्शन 2 के 12 में दिया गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप ये जानिए कि चाइल्ड का मतलब होता है कि जो नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज। अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक परसेंटेज बता रहा था कि इंडिया में नियर अबाउट 41 पॉइंट कुछ परसेंट
टोटल पॉपुलेशन के चाइल्ड हैं। तो वो चाइल्ड ही इसमें डिफाइन है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 12 में। नाउ लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक, यहाँ आप कह सकते हैं जॉर्गन या टर्मिनोलॉजी है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखिए जो चाइल्ड क्राइम एलिस्ट कमिट कर दिया, जो चाइल्ड के ऊपर प्रूफ भी हो सकता है कि उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है किसी पीनल एक्ट के अंतर्गत, तो हम उसको क्रिमिनल नहीं बोलते, हम उसको जुवेनाइल भी नहीं बोलते, जो कि अभी से कुछ दिन पहले बोलते थे 2015 से। इस एक्ट में यानी कि जेजे एक्ट 2015 में कहीं भी वर्ड जुवेनाइल नहीं यूज है, कहीं भी क्रिमिनल चाइल्ड क्रिमिनल नहीं यूज है। यहां यूज है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये थोड़ा मिल्ड टर्म है। देखिए चाइल्ड ने कोई एक्ट किया कि वो एक्ट के कारण वो कॉन्फ्लिक्ट कर गया लॉ से, इसमें ऐसा लगता है जैसे चाइल्ड की पूरी गलती नहीं है, क्योंकि चाइल्ड की गलती हो भी नहीं सकती, उसके पास मेंस्ट्रुआ नहीं है। तो ये सेक्शन, इसको चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को सेक्शन 2 के सब क्लॉज 13 में डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स a child who is alleged or found to committed an offence who has not completed the 18 year of age on the date of commission of such offence। commission of such offence मतलब जिस समय वो ऑफेंस हुआ उस समय की डेट, न कि जब वो पकड़ा जाए, अप्रीहेंड किया जाए तब की डेट। उसकी जो 18 साल से कम एज होनी चाहिए वो कमीशन ऑफ क्राइम की डेट से होनी चाहिए, न कि अप्रीहेंशन ऑफ दैट चाइल्ड की या पर्सन की। Now, according to this act, question number 12, what factor should be considered while deciding the best interest of child? Best interest मतलब चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए ये सब वर्ड जो डिफाइन किया गया है इंटरप्रिटेटिव क्लॉज में, जो किसी भी एक्ट का जो इंटरप्रिटेटिव सेक्शन या क्लॉज होता है उसमें जो वर्ड डिफाइन किए जाते हैं वही आप कह सकते हैं वो कि साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट बताते हैं उस एक्ट का, कि वो एक्ट क्या अचीव करना चाहता है। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है, टर्मिनोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे प्रोविजन है और उनके प्रोविजन को जब इन यूज करते हुए कोई भी आपका चिल्ड्रन कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब डिसीजन देगा तो वो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि हमारा जो एक्शन रहे, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रहे, चाहे जेजे बोर्ड का रहे, चाहे किसी कोर्ट का रहे, वो एक्शन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड हमेशा होना चाहिए, न कि सोसाइटी पे हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, हम चाइल्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो इसका मतलब होता है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 9 में दिया गया कि बेसिक राइट्स एंड नीड्स ऑफ चाइल्ड पूरी होनी चाहिए, आइडेंटिटी एंड सोशल बीइंग ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, हिज फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 3 चीज होना चाहिए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में। व्हेन अ चाइल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड। चाइल्ड कब कंसीडर्ड किया जाएगा? तो ये आपके मैंने बताया ही है कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज 13 में दिया गया है। A child in conflict with law shall be considered as a child when the offence was committed by him on the date he has not completed the age of 18 year, जब तक न किया। What is the mean by children's court? Children court किसे कहेंगे? तो children courts mean a court established under the Commission for the Protection of Child Act 2015 or a special court under the Protection of Children from the Sexual Offence Act 2012 यानी पॉक्सो एक्ट, wherever existing and where such court have not been designated the court of session having jurisdiction to try offence under the act। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन कोर्ट किसे कहेंगे। चिल्ड्रन कोर्ट देखिए दो एक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, एक तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 और उस बहुत ही इंपॉर्टेंट जेजे एक्ट की तरह इंपॉर्टेंट एक दूसरा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये दोनों चिल्ड्रन कोर्ट को इस्टेब्लिश करते हैं और इसकी जो पावर होती है वो इक्विवेलेंट होती है कोर्ट ऑफ सेशन के। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 20 में ये दिया गया है जेजे एक्ट के। फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन हु आर इन नीड फॉर सच सर्विसेज, व्हाट इज द मीन बाय द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन किसी के कहेंगे, यानी कि CCI, इसका देखिए हमेशा वहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज है CCI। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मीन्स चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी एंड अ फिट फैसिलिटी। इतनी चीज आ जाती है। चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर जहाँ बच्चों को ओपनली रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम जहाँ उनको उनके ट्रायल के टाइम यानी उनके इंक्वायरी के टाइम रखा जाता है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं डिलीवर्ड होता है, स्पेशल होम जहाँ एडॉप्शन के लिए या वो अबेंडेंड चाइल्ड मिलते हैं उनको रखा जाता है, या प्लेस ऑफ सेफ्टी जब बच्चे को कोई खतरा होता है सोसाइटी से तब उनको वहाँ रखा, या स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी जब वो पूरी काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं और यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उनको फाइनल एडॉप्शन के लिए, तो वहाँ रखा जाता है, या फिट फैसिलिटी जहाँ उनको फिजिकली फिट रखने के लिए और मेंटली फिट रखने के लिए जो हाउसेस बने हैं उनको फिट फैसिलिटी कहते हैं। इन सारों को मिला के CCI यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अंडर दिस एक्ट प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सच सर्विसेज। ये किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज 21 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट इज द मीन बाय कोर्ट। कोर्ट का क्या मतलब है? तो कोर्ट मीन्स अ सिविल कोर्ट विच हैज ज्यूरिडिक्शन इन मैटर ऑफ एडॉप्शन। देखिए यहां JJB देखता है जो क्राइम से रिलेटेड है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या एक और आपको कोर्ट ऊपर मिल गया है चिल्ड्रंस कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन की पावर वेस्टेड करता है। लेकिन जो एक सिविल कोर्ट होता है जहां सिर्फ अगर कोर्ट यूज रहे तो उसको हम सिविल कोर्ट मानेंगे, और वो क्या देखेगा? वो एडॉप्शन और गार्जियनशिप का मैटर देखेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ सकता है, फैमिली कोर्ट आ सकता है और सिटी सिविल कोर्ट आ सकता है। ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज 23 में दिया गया है। अब ये हम बहुत जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं, और इसमें JJ एक्ट 2015 में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्लॉज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें है हीनियस क्राइम, सीरियस क्राइम एंड पिटी ऑफेंस। इसमें हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड पिटी ऑफेंस। इसमें ऑफेंसेस के 3 डिवाइड कर दिए गए हैं, और एक आप ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी वेवर का वो दे दिए हैं। इसमें एक प्रोविजन 16 से 18 साल के हीनियस ऑफेंस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। हालांकि हम कंट्रोवर्सी पर न जाते हुए अपने ही कोर्स से स्टिक रहते हुए आगे बढ़ते हैं। What do heinous offense means under the JJ Act 2015? तो ये आपको दिया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 33 में। Heinous offenses include the offense for which the minimum punishment under the Indian Penal Code or any other law for time being enforced in imprisonment for 7 years or more। मतलब कोई भी लॉ, IPC या कोई भी जो पीनल कोड है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से जिस ऑफेंस के लिए ज़्यादा है वो है हीनियस ऑफेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस ऑफेंस? ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज 54 में दिया गया है। तो सीरियस ऑफेंस कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड या एनी अदर लॉ फॉर बीइंग इनफोर्स इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7, यानी 3 to 7 रहना चाहिए, जो इसमें 7 से ज़्यादा है। और पिटी को हम कह देते हैं जो 3 से कम होता है। ये आपका दिया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 45 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए कि ऑफेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो 7 साल की जिनके लिए ऊपर की सज़ा है उनको हीनियस ऑफेंस कहा जाता है, 3 से 7 साल वालों को सीरियस ऑफेंस, और 3 साल से भी नीचे वालों को पेटी ऑफेंस। नाउ लेट्स प्रोसीड। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल? जुवेनाइल का क्या मतलब है? तो जुवेनाइल का मतलब होता है अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अंडर दिस एक्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्फन? ऑर्फन का क्या मतलब होता है? ये सेक्शन 2 के 45 में दिया गया, 42 में दिया गया।
तो ऑर्फन का मीन्स होता है चाइल्ड हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्जियन एंड हुज लीगल गार्जियन इज नॉट विलिंग टू टेक, मतलब ऐसे लीगल गार्जियन जिन्होंने छोड़ दिया है, और कैपेबल ऑफ टेकिंग, और जो कैपेबल नहीं है कि चाइल्ड के केयर के लिए, उसको हम ऑर्फन मान लेंगे। अब सेक्शन 3 का जो ये 1 क्या कहता है, अंडर दिस एक्ट अप टू द एज ऑफ एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनोसेंस? इनोसेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? तो जो सिग्निफिकेंस रहता है कि इनोसेंट का है कि उसका मैलाफाइड या क्रिमिनल इंटेंशन 18 ईयर तक नहीं माना जाता, यानी मेंस रिया। अब व्हाट आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो दिया गया है सेक्शन 3 के 16 में। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होगा? तो वो तो सबके में जो रहता है, फेयर एंड इम्पार्शियल बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड, फेयर एंड इम्पार्शियल राइट ऑफ हियरिंग एंड राइट टू रिव्यू। Who shall appointed as the principal magistrate of the juvenile justice board? अब देखिए यहाँ जेजे बोर्ड की बात आ गई। जेजे बोर्ड जो होता है वही आपका किसी भी जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को जब अप्रीहेंड करती है स्पेशल पुलिस या चिल्ड्रन पुलिस, वो उसको इंक्वायरी के लिए ले आती है जेजे बोर्ड के आगे। देखिए यहाँ जेजे बोर्ड के में ट्रायल नहीं कहा जाता, इंक्वायरी कहा जाता है। जेजे बोर्ड एक 3 मेंबर कमेटी होती है और वही देखती है कि इस बच्चे के साथ, इस बच्चे ने वो क्राइम किया था कि नहीं किया था, वो ऑफेंस, और बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जेजे बोर्ड फाइनल डिसीजन देती है। तो जेजे बोर्ड का जो प्रिंसिपल यानी कि जो उसको हेड करता है वो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एक्सपीरियंस के साथ। ये सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 कहता है। हु शैल बी इंक्लूडेड फॉर फॉर्मिंग ए बेंच ऑफ जेजे बोर्ड? तो ये मैंने आपको बताया था 3 लोग होते हैं, तो 2 उसमें सोशल वर्कर होते हैं। ये पढ़ लेते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन, आप ये जस्ट बताया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट बीइंग द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। और उसके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। 2 सोशल वर्कर के पास होने चाहिए, जिसमें से एक को ऑफ ह्यूम एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमन। ये सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है। What shall be the essential qualification for the eligibility of social worker of juvenile justice board? तो जो क्वालिफिकेशन सोशल वर्कर की क्या होनी चाहिए? अ सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड व्हेन सच पर्सन हैव एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज pertaining to children at least 7 years and practicing professional with a degree in child psychological, psychiatry and sociology और law। इतने लोग बन सकते हैं। यानी अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप भी जा सकते हैं, जेजे बोर्ड में अपॉइंट हो सकते हैं, अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं चाइल्ड वेलफेयर के लिए। ये सेक्शन 4 के सब क्लॉज 3 दिया है। Where an inquiry has been initiated respect to any child under this act and during the course of such inquiry the child complete age of 18 years, then देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, then the whether inquiry may be continued by JJ board or order may be passed respect to such person if such person has continued to be a child। क्या ऐसा हुआ जाएगा? देखिए चाइल्ड, अब जेजे बोर्ड के सामने ट्रायल है, ट्रायल का वर्ड यूज नहीं करते, अरेस्ट का वर्ड यूज, यहाँ काफी ही मिल्ड वर्ड यूज करते हैं, जैसे अरेस्ट की जगह यूज करते हैं अप्रीहेंड, और ट्रायल की जगह यूज करते हैं क्या? इंक्वायरी, जो जेजे बोर्ड करती है, उसमें 2 सोशल वर्कर और 1 जज हैं मेट्रोपॉलिटन लेवल के, या 3 साल के जेजे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब क्या मान लीजिए कि इंक्वायरी चली रही है और कोई 18 साल से ऊपर हो गया, तो क्या हम उसको चाइल्ड मार के अपना वो ऑर्डर डिलीवर्ड कर देंगे? वो मान के, जजमेंट नहीं, यहाँ ऑर्डर कहते हैं। तो हाँ, चूंकि बात है कि जब उसने क्राइम किया उस समय की हम डेट देखते हैं, जब उसका ऑफेंस के कमीशन की डेट है।
When a person alleged to have committed to offence is brought before a magistrate who has not been impounded under this act, the magistrate is of the opinion of such person is child, तो वो क्या एक्शन लेगा? वो क्या लेगा? Such unauthorized magistrate shall without any delay record and such opinion and forward child immediately along with the record of such proceeding to the Juvenile Justice Board having jurisdiction. सेक्शन 9 में ऐसा दिया गया. इजी है, आप लोग समझ चुके होंगे. When a person who is apparently a child is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended and denied by police, appear or brought before Juvenile Justice Board, then what action shall be taken by the board? देखिए, मैंने कहा था कि यहां अरेस्ट वर्ड नहीं यूज होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो अप्रीहेंड यहां यूज हुआ है, न कि अरेस्ट. आंसर क्या होगा कि एक लड़के को पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, अप्रीहेंड कर लिया गया, और उसने बिलेबल या नॉन बिलेबल किया गया और उसको बोर्ड के सामने लाया गया, तो वो क्या हो सकता है? तो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी और प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन. सेक्शन मतलब कि बेल इज ए रूल एंड डिनाई बेल इज एक्सेप्शन. जब देखिए, जेजे बोर्ड एक ही मैटर में केवल बेल डिनाई कर सकती है जब वो देखेगी कि अगर हमने इसको बेल दिया तो लड़के को, यानी कि उस बच्चे को खतरा है, उस चाइल्ड को खतरा है. सोसाइटी के बारे में ये नहीं सोचेगी. जेजे बोर्ड तभी बेल डिनाई कर सकती है किसी भी ऑफेंस में कोई भी बच्चा अगर अप्रीहेंड किया गया, यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अप्रीहेंड किया गया, तो वो तभी कर सकती है जब उसको ये लगेगा कि अगर हमने इसको बेल दे दिया तो इस बच्चे को खुद खतरा है. ऐसा नॉर्मल केस में नहीं होता. नॉर्मल केस में वो देखता है कि क्या ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, विटनेस को डरा धमका सकता है, तब उसको बेल डिनाई होती है. लेकिन यहां उल्टा है, यहां उस बच्चों को खतरा है, ये देखा जाता है. When any person who is apparently a child is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence, apprehended by police, brought before the Juvenile Justice Board, then what ground he shall not be released on bail? देखिए आ गया वही क्वेश्चन. तो हमेशा किया जा सकता है, लेकिन कब नहीं किया जा सकता है ये हम देख रहे हैं. Such person shall not be released on bail if there appears reasonable ground for believing that the release is likely to bring that person into the association with any known criminal, expose the said personnel to the moral, physical, psychological danger. The person released would defeat the end of justice, and the Juvenile Justice Board shall record the reason for denying the bail, circumstances that led such decision. मतलब वो पर्सन को मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर होगा अगर उस पर्सन को रिलीज कर दिया गया, और वो डिफीट करेगा एंड ऑफ जस्टिस, इसलिए बेल को डिनाइड कर सकता है, या वो पर्सन एसोसिएट है किसी नॉन क्रिमिनल के साथ. ये सेक्शन 12 के प्रोविजो में बताया गया है. When a child alleged to be conflict with law is apprehended, the officer designated as child welfare police officer, child welfare police officers कहते हैं उस स्पेशल पुलिस को, और पुलिस स्टेशन or the special juvenile police unit with such child is brought, then as soon as possible after the apprehending the child, who shall be informed by such officer. तो किसको इन्फॉर्म करेगा? तो शैल इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स को, अगर प्रोबेशन ऑफिसर्स उसका अपॉइंटेड है. अगर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को करेगा. ये दिया गया हुआ है सेक्शन 13 में. रिगार्डिंग एनी पेटी ऑफेंस and serious offence, inquiry against the child in conflict with law shall ordinarily be completed by JJ board within how much period from the date of first production before the board. सिर्फ 4 महीने के अंदर कर लेना चाहिए अगर पिटी ऑफेंस एंड सीरियस. पिटी यानी 3 साल से नीचे जिस ऑफेंस में पनिशमेंट का है, इम्प्रिजनमेंट का, और इसमें 3 से 7 साल. ये ऐसा दिया गया है सेक्शन 14 में.
अब हीनियस क्राइम के बारे में कह रहा है कि इंक्वायरी मतलब देखिए यहाँ क्या है, जेजे बोर्ड की इंक्वायरी का मतलब यहाँ देखिए, नॉर्मली आप इंक्वायरी सुनेंगे सीआरपीसी में तो आपको लगेगा कि जो इंक्वायरी कोर्ट कर रही है जो शुरुआत में, और उसके पहले इन्वेस्टिगेशन जो आईओ करते हैं, नहीं, यहाँ इंक्वायरी जेजे बोर्ड करती है और उसी को हम लोग यहाँ ट्रायल कहते हैं। तो इंक्वायरी अगेंस्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल ऑर्डरली बी कंप्लीटेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड। तो इसका आंसर है विद इन 3 months। यानी कि अगर पेटी और सीरियस ऑफेंस है तो 4 महीने, और अगर हीनियस ऑफेंस है तो 3 महीने। इफ द इंक्वायरी रिलेटिंग टू पिटी ऑफेंस नॉट कंप्लीटेड विद इन द 4 months द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर 4 महीने में पिटी नहीं हो पाया तो कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, तो केवल 2 महीने और एक्सटेंड, यानी मैक्सिमम 6 महीने। ये कहा गया है सेक्शन 14 में। Now, if the inquiry by the Juvenile Justice Board for petty offence remain inclusive after the extended period, then what shall be done in the proceeding? अगर मान लीजिए 4-6 महीने से ऊपर भी बढ़ गया और उसका नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? तब क्या किया जाएगा कि इंक्वायरी ऑफ जेजे बोर्ड पिटी ऑफेंस रिमेन्स इंक्लूसिव इन देन द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, तब वो प्रोसीडिंग को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 36 पे आते हैं। अब आप लोग समझ गए कि पेटी ऑफेंस में अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया और वो इंक्वायरी चले जा रही है तो हम पूरी इंक्वायरी को ही सस्पेंड कर देते हैं। If for serious offense or heinous offense, the Juvenile Justice Board require further extension of time for completing the inquiry, then by whom permission such extension shall be granted? तो सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस में अगर जेजेबी चाहता है कि एक्सटेंशन हो तो वो किया जा सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एज में बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जहाँ सीजेएम नहीं है वहाँ सीएमएम होता है, आप लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ रखा होगा। तो इसको सीजेएम या सीएमएम करते हैं सेक्शन 14 में। बाय होम केसेस पिटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज बाय ऑफ एंड which procedure shall be adopted by it? तो cases of petty offences shall be disposed by JJB through the summary proceeding के थ्रू इनको कर दिया जाता है, सेक्शन 14 में दिया गया है। और serious offences shall be disposed and which procedure shall be adopted by? तो इसमें ट्रायल का जैसे प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन सम्मन केसेस होता है, आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे के मेरे लेक्चर्स में सीआरपीसी भी आएगा, उसमें देखेंगे कि कैसे होता है ट्रायल इन सम्मन केसेस। तो सीरियस ऑफेंसेस का उसी तरह से डिस्पोज होता है, सेक्शन 14 में ही दिया गया है। और हीनियस क्राइम कैसे होता है? तो जो ट्रायल इन सम्मन केसेस, जो प्रोसीजर और ट्रायल इन सम्मन केसेस में होता है वैसे ही हीनियस क्राइम, यानी कि इसका और इसका सेम है। हीनियस ऑफेंसेस फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, देखिए बिलो द 16 ईयर, और सब जगह क्या है, और सब जगह पूरे चाइल्ड यानी चाइल्ड बिलो द 18 ईयर, लेकिन यहाँ हीनियस क्राइम के लिए आ गया एज ऑफ, यहाँ ही मैंने आपको कहा था कि हीनियस क्राइम 16 से 18 ईयर वालों के लिए बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे और आप समझेंगे इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंस फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी डिस्पोज बाय द जेजेबी थ्रू द प्रोसीजर which is adopted in trial in summon cases, and preliminary assessment of heinous offense of child above the age of 16 year as on the date of commission of the offense shall be conducted by JJB board keeping view of the provision of 1518 की सब clause 3 of this act। मतलब जो अब preliminary assessment होगा कि इसको चिल्ड्रन कोर्ट भेजा जाए कि ना भेजा जाए, जो 16 ईयर से ऊपर चाइल्ड है और उसने हीनियस क्राइम कमिट कर दिया गया। देखिए यहीं आ जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी के वेवर की प्रिंसिपल। अगर 16 से 18 ईयर ओल्ड के बीच कोई चाइल्ड है और वो हीनियस क्राइम करते हुए एलिज्ड है और जेजेबी ने उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर दिया कि हाँ
ऐसा लग रहा है कि इसने हीनियस क्राइम किया और इसकी मेंटल कैपेबिलिटी थी कि वो अब नेचर समझ रहा था अपने क्राइम का, तो वो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाता है चिल्ड्रन कोर्ट में। हम देखेंगे इसको आगे सेक्शन 15 और 18 के सब क्लॉज 3 में। इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस व्हाट अ चाइल्ड अबव एज ऑफ 16 ईयर्स एंड डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी डीम्ड। इसको क्या डीम्ड किया जाता है? इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर, चाइल्ड एज ऑफ अबव 16 ईयर, तो चाइल्ड कहा जाता है हमेशा 18 ईयर के नीचे, यानी कि इसकी क्या एज रहेगी? 16 ईयर से 18 ईयर। डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी एज एडल्ट। ये सेक्शन 15(1) का 83 कहता है। व्हेन अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आफ्टर, लेकिन ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद कहा जाता है। आफ्टर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 passes an order, there is a need for trial child in conflict with law as an adult, then where the board may order the transfer the child, the trial of the cases children court. चिल्ड्रन कोर्ट मैंने ऊपर आपको बताया था कि 2 एक्ट में बना था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और वो है सेक्शन 18 का 3 यही कहता है। नाउ Who and within what period shall review the pendency of cases of the JJB? ये पेंडेंसी का रिव्यू कौन करता है? तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या जहां वो नहीं होता यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसकी रिव्यू पेंडेंसी की करता है एवरी 3 मंथ पे। ये आपका सेक्शन 16 के सब क्लॉज 1 में दिया गया हुआ है। नाउ who and within what period shall review the number of pendency of case before JJB, duration such pendency, nature of pendency and reason thereof। कौन रिव्यू करता है? तो नंबर ऑफ केसेस पेंडेंसी बिफोर JJB, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी एंड रीजन देयरऑफ शैल बी रिव्यूड एवरी 6 मंथ बाय हाई लेवल कमेटी करती है। एक हाई लेवल कमेटी बनी रहती है जिसमें जजेस भी रहते हैं हाई कोर्ट के। ये सेक्शन 16 का 2 देता है। देखिए, इस कहने का मतलब यह है कि इसमें पेंडेंसी, जैसे नॉर्मल कोर्ट में करोड़ों केस पेंडेंसी में आ गए और उसके कारण जो डिफेंडेंट है प्लस प्लेंटिफ है, यानी कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों का हैरेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए एक्यूज्ड गलती में फंसा हुआ है, वो कन्विक्ट ना हो फाइनल, लेकिन उसका पूरी तरह से हैरेसमेंट होकर वो भी विक्टिम हो जा रहा है, या वो कोई काफ़ी छोटे ऑफेंस को किया है और बहुत दिन से वो झेल रहा है तो वो भी विक्टिम हो जाता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा पेंडेंसी, बच्चे को इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो पेंडेंसी के कारण, इसलिए इतना प्रोविजन बनाया गया है। टू whom and what basis information of pendency shall be furnished by JJB board? तो information of pendency shall be furnished by JJB board to CGM or CMM and district magistrate in quarterly basis, यानी हर 3 महीने पे इसको खुद ब खुद रिव्यू के अलावा उनको खुद ब खुद रिपोर्ट भी करना पड़ता है। सेक्शन 16 के सब क्लॉज 3 में ऐसा दिया गया हुआ है। Now, when a child is conflict with law attain the age of 21 years and yet to completed term to stay the place of safety, then what kind of order may be passed by the children court? कहने का मतलब ये है कि एक चाइल्ड को प्लेस ऑफ सेफ्टी पे उसका टर्म्स चल रहा है, मतलब उसको रखा गया है, अवॉर्ड किया गया था उसको वहां रहने के लिए, टर्म ऑफ स्टे। देखिए यहाँ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ स्टे, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, मतलब उस चाइल्ड के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी। रिफ्यूज, वो चाइल्ड सोसाइटी से जो उसको इतना इंडेंजर्ड था और उसके कारण उसने क्राइम कमिट कर दिया, तो उससे बचाने के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी जो बनाई गई है उसमें जो टर्म ऑफ स्टे है वो खत्म नहीं हुआ जबकि वो चाइल्ड 21 साल का हो गया। तो अब क्या करेगी? तो इसमें जो चिल्ड्रन कोर्ट होती है वो 2 चीज कर सकती है। चिल्ड्रन कोर्ट करती है, JJB नहीं। क्या? या तो वो उसको जेल भेज देगी, एक नॉर्मल जैसा एडल्ट के लिए होता है, और या तो वो उसको रिलीज कर देती है और एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर देती है। ऐसा सेक्शन 22 में दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं। द चिल्ड्रन कोर्ट में डिसाइड टू रिलीज द चाइल्ड ऑन सच कंडीशन एज इट डीम फिट, which include the appointment of monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay, and may decide that the child shall complete the remainder of his term in
न जेल। तो यहां हमारा पार्ट 1 लाइनर JJB का खत्म हुआ। मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें ये पूरा का पूरा एक्ट आप लोग पढ़ लेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनायर था 1 लाइनर। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी और मैं यहाँ विराम देता हूँ अपने लेक्चर को। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को अगर आप समझते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।